रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? क्योंकि आप कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लो, उसके अंदर जो रिएक्शन हो रही होगी वो कौन सी रिएक्शन हो रही होगी? रेडॉक्स रिएक्शन। सुनी हुई लग रही है रेडॉक्स रिएक्शन? सुना है ना आपने? ठीक है ना, 11th में आपको चैप्टर भी था रेडॉक्स रिएक्शन। किसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हो। कैसी हो रही हो? साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। उस रिएक्शन में कोई तो भी केमिकल रहेगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और कोई तो भी केमिकल रहेगा जिसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, उसकी वजह से दूसरे वाले का रिडक्शन हो रहा होगा। समझ में आ रहा? मतलब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो अपने सामने वाले का रिडक्शन करवा रहा होगा, इसीलिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। याद है? और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है ना, उसकी वजह से बाजू वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा होता है वो बाजू वाले का ऑक्सीडेशन करवाता है, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया है, ठीक है ना? खैर, अभी फिलहाल अपना मुद्दा क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। अब हो सकता है आप में से कईयों के मन में ये सवाल आ रहा हो कि रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं पता थी, दो रिएक्शन और लिख दी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो बहुत बेसिक चीज़ है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं और रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं। आज से नहीं, आप 9वीं 10वीं से इसको पढ़ते हुए आए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, है ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते बताओ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप, है ना? क्या पढ़ते हो? ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होगा? बोलो। ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है। और रिडक्शन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक है ना? लेकिन ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बहुत आउटडेटेड डेफिनेशन है, या आसान भाषा में ये बचकानी डेफिनेशन है। छोटे बच्चों को ऐसे याद कराया जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, 9वीं 10वीं के बच्चों को। आपको ऐसे नहीं याद रखना ऑक्सीडेशन, हाँ याद रखना है ऐसे भी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसी कंसेप्ट से समझ जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है उसको रिडक्शन कहते हैं। इसका उल्टा भी है, मालूम है? अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तो वो भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा तो वो भी क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ये वो डेफिनेशन है जो हमको पता है, लेकिन जनरलाइज डेफिनेशन ये नहीं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, लेकिन ऐसी बहुत सारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें ना ऑक्सीजन होता है ना हाइड्रोजन होता है। देयर इज नो ऑक्सीजन नो हाइड्रोजन। आप कैसे पता लगाओगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है? क्योंकि उस पूरी रिएक्शन में कहीं भी ऑक्सीजन है ही नहीं, उस पूरी रिएक्शन में कहीं भी हाइड्रोजन है ही नहीं। देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोलो? तो एक और डेफिनेशन है बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के लिए, एंड इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। किसके ऊपर बेस्ड है वो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कुछ भी लेना देना नहीं। किसके ऊपर डिफाइन करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। तो इस चैप्टर में भी आपको वही डेफिनेशन काम आने वाली। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। सब लोग ध्यान से रखिए बेटा। सबसे पहले देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो केमिकल स्पीशीज होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। क्या करती है? वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो मैं रिडक्शन के लिए लिख सकता हूँ, इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकता हूँ? बोल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसी स्पीशीज रहेगी जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि उस स्पीशीज का क्या हुआ बेटा? रिडक्शन हो। तो फिर ऑक्सीडेशन क्या रहेगा? बोल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पूरी केमिकल रिएक्शन में एक ऐसी स्पीशीज रहेगी जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया रहेगा? लॉस किया रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो व्हाट इज रिडक्शन? बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखने का एक तरीका भी मैं बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ जानबूझ के, आगे कुछ और बताना है मेरे को। 3 चीजें, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड एनोड, ये 3 चीजें। अब इसमें किसका किसके साथ रिलेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसको कैसे याद रखना है उसके ट्रिक मैं अभी आगे चल के आपको बताऊँ।
अभी फिलहाल इतना याद रखो, रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बताओ? इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन रहेगी जिसमें एक ही टाइम पर कोई तो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही होगी और उसके बाजू वाली उसको गेन कर ले रही होगी, यही रहेगा ना। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन। लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। समझो मेरे पास जिंक था, इसका मैंने रिएक्शन कराया कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ। अब रिएक्शन क्या हुई मालूम? कॉपर को जिंक ने रिप्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो ये रिएक्शन आपने 10वीं में याद भी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हटाओ का अमल, कोई एक केमिकल दूसरे केमिकल को रिप्लेस कर देता है ना। तो कॉपर को हटा के कौन आ गया है? जिंक आ गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, रिडक्शन कहाँ हुआ है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, मैं बता रहा हूँ। एक कौन सी रिएक्शन है बोल? रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब इसमें किसका तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और किसका तो भी रिडक्शन हो रहा होगा। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, उसके लिए ना जरा सबके ऊपर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज। जिंक अकेला है ना, न्यूट्रल है वो, चार्ज कितना रहेगा उसके ऊपर? 0। ये कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड के फॉर्म में, आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में, सल्फेट पे हमेशा कितना चार्ज आता है? -2। तो कॉपर पे कितना रहेगा बोल? इसको स्टेबलाइज करने के लिए +2। सेम काम इधर करो, Zn पे सल्फेट पे -2, जिंक पे +2 और कॉपर पे 0। अब जरा ध्यान से नोटिस कर, पहले जिंक को देख, पहले कितना चार्ज था? 0। अब कितना आ गया? +2। किसी भी चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर जिंक ने क्या किया है बोल? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसने? 2। अभी तो +2 चार्ज है ना। अभी कॉपर को नोटिस कर, कॉपर को नोटिस कर, यहाँ पे कितना चार्ज था? +2। इधर कितना आ गया? 0। ये +2 0 कैसे हुआ रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन डाले रहेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज हट गया रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन डाले रहेंगे तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी हट गया रहेगा, और चार्ज कितना आ गया? 0। तो ये Cu2+ से 0 चार्ज कैसे हुआ बोल? इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा? गेन किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देख? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या आसान भाषा में मैं आपको बोलूँ तो ये जो जिंक है ना, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन उठा करके किसको दे दिए? कॉपर को। तो देखो हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो जिंक का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, कॉपर का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। नाउ यू टेल मी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बोल? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बोल? ऑक्सीडेशन। मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। जिंक का क्या हुआ है बेटा? ऑक्सीडेशन। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स व्हाट? रिडक्शन। यानी यहाँ पर कॉपर सल्फेट का क्या हुआ है बोल? रिडक्शन। तो एक कौन सी रिएक्शन है बोल? रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई? रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें 2 रिएक्शन को अलग अलग करके लिख सकते हैं हम लोग, अगर चाहे तो 2 रिएक्शन को अलग अलग करके लिख सकते हैं। कौन सी 2 रिएक्शन बताओ भाई? 2 रिएक्शन हो रही है ना इसके अंदर, कौन कौन सी? एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि 2 रिएक्शन को अलग करके लिख सकते हैं, तो 2 कौन सी रिएक्शन होगी? एक ऑक्सीडेशन की होगी और एक रिडक्शन की होगी। तो जब रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग आधा आधा करके लिखते हैं ना, ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन अलग, तो इन आधी आधी रिएक्शन को हाफ रिएक्शन बोलते हैं। नाम नहीं है उसका हाफ रिएक्शन, आधी रिएक्शन। क्या नाम है उसका बोल? हाफ रिएक्शन। तो यार कितनी हाफ रिएक्शन पॉसिबल है? 2। कौन कौन सी? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो सब लोग ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है? देख, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बेटा? दोनों में जिंक का हुआ है ना। तो क्या की बोल? Zn था जो चेंज हो गया किस में? ZnSO4। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है? देख, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन किसका हुआ है बोल? रिडक्शन किसका हुआ है? कॉपर सल्फेट का। किसका हुआ है बोल? कॉपर सल्फेट का। तो कैसे आएगा यहाँ पर? कॉपर सल्फेट था जो रिड्यूस होके क्या बन गया? कॉपर। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और दोनों को कंबाइन कर दिए तो कौन सी रिएक्शन बन गई? रिडॉक्स रिएक्शन। जब आप इन दोनों का नेट रिएक्शन निकालोगे, प्लस करो दोनों को, तो क्या आएगा? देखो वही ऊपर वाली रिएक्शन आ जाएगी। ध्यान से देखना, ये दोनों ऐड होंगे, Zn + CuSO4, और यहाँ पर ये दोनों ऐड होंगे, ZnSO4 + Cu। आ गई सेम रिएक्शन। समझा अच्छे से? तो आई होप आप सबको समझ में आया रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है,
सबको एकदम अच्छे से समझा। अभी स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेटअप होता है, एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है ना? ठीक है ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं हम लोग? इसमें या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदल रही होगी और एक वो जिनमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदल रही होगी। तो ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदलती है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बोल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इनके अंदर क्या होता है बोल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है। किसका है? अब्बा का फोन है, उधर निकल के बात कर। इधर देखेंगे। और एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी बोल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बोल? गैल्वेनिक सेल, या इसका एक और नाम है, इसको वोल्टिक सेल भी कहते हैं। या तो गैल्वेनिक सेल बोलो या फिर वोल्टिक सेल बोलो। तो ये दो टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। अब चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, दोनों में से कोई भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो, दोनों में से कोई भी सेल हो, जब आप इसका कंस्ट्रक्शन देखोगे ना तो आपको इसके अंदर क्या देखने मिलेगा मालूम? दो इलेक्ट्रोड देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे? इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? दीज आर मेटालिक सर्फेसेस। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं बोल? मेटालिक, मेटल के सरफेस होते हैं, दो मेटल के सरफेस होते हैं, दो इलेक्ट्रोड रहेंगे इसके अंदर, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग किसी ना किसी केमिकल के सोल्यूशन में डिप करके रखेंगे। किसके अंदर डिप करके रखेंगे बोल? केमिकल के सोल्यूशन के अंदर। तो आप लोग जरा ध्यान से देखो, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उसने डेफिनेशन ही क्या दिया है, सब लोग ध्यान से देखो। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स और कार्बन ग्रेफाइट रॉड। मिला? या तो दो मेटल की प्लेट रहेगी या फिर ग्रेफाइट की रॉड रहेगी। ग्रेफाइट मतलब कौन है? कार्बन। ग्रेफाइट मतलब कौन? कार्बन। वाई इट इज रिटन ग्रेफाइट अलग से क्यों लिखा है? ज्यादातर केस में ना हम लोग ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या तो ग्रेफाइट या तो प्लैटिनम। पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? इनर्ट। इनर्ट किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट? इनर्ट यानी कि नॉन रिएक्टिव, जो खुद रिएक्ट ना करे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनर्ट। तो अगर आपने ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज किया है ना बेटा, तो अंदर जो सोल्यूशन है उसका जो रिएक्शन होना है होगा, इसके ऊपर ही होगा, लेकिन ग्रेफाइट खुद पार्टिसिपेट करेगा क्या रिएक्शन में? नहीं, वो बस सरफेस देगा, बोलेगा कर लो जो यहाँ पे करने का है, बट ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यही अगर आप ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज करने की बजाय कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो वो सोल्यूशन को भी रिएक्ट कराता है, खुद भी रिएक्ट करता है, धीरे धीरे गलते जाता हूँ, अपना भी रिएक्शन करते जाता हूँ। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप ग्रेफाइट को यूज करोगे तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब खुद रिएक्ट नहीं करेगा। तो दो फेमस इलेक्ट्रोड है जो इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करते हैं, जो खुद नहीं रिएक्ट करते, बस सरफेस देते रिएक्शन के लिए। एक है ग्रेफाइट आपका, जो कि असल में कार्बन की एक फॉर्म है ना, और दूसरा है प्लैटिनियम। दूसरा क्या है बेटा? प्लैटिनियम। अभी तुम लोग को याद आएगा, देखो तुम लोग केमिस्ट्री लैब में प्लैटिनियम वायर यूज करते हो सॉल्ट को बर्न करने के लिए। क्या रहता है उसमें? ऐसा एक हैंडल लगा रहता है जिसको हम लोग पकड़ते हैं, और ऊपर ऐसा एक प्लैटिनियम की वायर होती है जिसमें ऐसा लूप बना हुआ रहता है ना। हमें को सिर्फ सॉल्ट को जलाना है बस, किसी के साथ मिक्स करके नहीं। अगर पानी में मिक्स करके जलाना होता तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। क्या करता मैं? टेस्ट ट्यूब लेता, सॉल्ट पानी मिला करके सीधा हीटिंग चालू कर देता, लेकिन मेरे को सिर्फ सॉल्ट को जलाना है, तो अब सॉल्ट को हाथ में पकड़ के तो जला नहीं सकते, तो हम लोग प्लैटिनियम वायर का यूज़ करते हैं। क्या करते बोल? पेट्री डिश में सॉल्ट लेते हैं, है ना, जो भी अपना टेस्टिंग के लिए सॉल्ट अपने को दिया गया उसको पेट्री डिश में लेते हैं, और ये जो लूप दिख रहा है इसके अंदर सॉल्ट का थोड़ा सा सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर इसकी हीटिंग चालू कर देते हैं ना, इसकी हीटिंग चालू कर देते हैं। तो आपने कभी सोचा है वाई ओनली प्लैटिनियम वायर? ये वायर तो मैं किसी से भी बना सकता हूँ, ये वायर तो मैं किसी से भी बना सकता, स्टील का बना दिया, कॉपर का बना दिया, किसका भी बना दिया, प्लैटिनियम वायर ही क्यों चाहिए? कभी सोचो आपने? मैंने घर से अपने कोई वायर लेकर के आया, उसका लूप बना के उससे हीट नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? प्लैटिनियम एक कैसा इलेक्ट्रोड है? इनर्ट। आप जब इसको हीट करोगे ना तो हीट की वजह से जो भी रिएक्शन हो रही होगी वो खाली सॉल्ट की हो रही होगी। प्लैटिनियम खुद उसमें पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं। तो आपको प्योर रिएक्शन खाली सॉल्ट की मिलेगी। यही अगर आप
आयरन का या कॉपर का वायर लोगे, उसका लूप बनाकर उसमें सॉल्ट लगा के उसको हीट करने लगोगे तो खुद भी रिएक्ट करने लगेगा। सॉल्ट के साथ कॉपर या आयरन खुद भी रिएक्ट करने लगेगा क्योंकि वो इनर्ट नहीं है। समझ में आ रहा अच्छे से? तो प्लाटिनियम इज अ इनर्ट मेटल, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह या इनर्ट मेटल की तरह काम करता है, खुद रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री लैब के अंदर प्लाटिनियम वायर का इस्तेमाल करते हैं। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो यूजुअली इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करते हैं। तो फिर से देखो डेफिनेशन क्या दिया है। An electrochemical cell consists of two metal plates or carbon graphite rod. These electronic conductor, electronic conductor क्यों लिखा भाई? मेटल है तो कौन सा कंडक्टर रहेगा? वो इलेक्ट्रॉनिक ही रहेगा ना। मेटल में इलेक्ट्रिसिटी किसके वजह से पास होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना। ठीक है, आगे देखो। These electronic conductor are dipped into an electrolytic और ionic conductor. इसको डिप करके रखते हैं सोल्यूशन के अंदर, और जब सोल्यूशन ले रहे तो वो कौन सा कंडक्टर रहेगा? आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर रहेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन होगी। आसान भाषा में बोले तो एक बीकर में या फिर दो बीकर में, जरूरी नहीं एक ही बीकर में, एक बीकर में या फिर दो अलग अलग बीकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब किसी ना किसी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन रहेगा। ठीक है ना? इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन रहेगा और इसके अंदर दो मेटल की प्लेट्स को हम लोग ऐसा डिप करके रखेंगे। तो जो दो मेटल की प्लेट्स होती है, इन दोनों मेटल की प्लेट्स को हम लोग मिला करके क्या कहते हैं बोल? इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं बोल? इलेक्ट्रोड। और ये जो सेल बन के तैयार होता है, ये सेल क्या कहलाता है रे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं एक ही कंटेनर हो, एक कंटेनर भी हो सकता है, दो कंटेनर भी हो सकता है। मतलब जब दो कंटेनर रहेगा ना, तो जो दो इलेक्ट्रोड दिख रही है, एक इलेक्ट्रोड एक कंटेनर में रहेगा, दूसरा इलेक्ट्रोड दूसरा कंटेनर में। कैसा रहता है मालूम? अगर आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हो ना, तो एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड जाते हैं। लेकिन अगर आप गैल्वेनिक सेल बना रहे हो ना, तो दो अलग अलग कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड जाते हैं, एक इसमें एक उसमें। समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? अब आगे देखो क्या दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन बताने के बाद। आगे क्या हुआ देख, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिएक्शन कौन सी होती है? तो मैंने शुरुआत ही आज उसी से की है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी रिएक्शन होती है बोल? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दो में से एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन होगा। ध्यान से सुनो, दो इलेक्ट्रोड रहते हैं ना इसमें, कितने इलेक्ट्रोड रहते हैं बोल? दो। दो में से एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा? रिडक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन निकालोगे तो क्या आएगी? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी रिएक्शन होती है बोल? रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे होती है बताओ? कैसे होती है? कितने इलेक्ट्रोड है इधर? दो। दो में से एक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और एक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? रिडक्शन। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, है ना, और एक इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। जब उसकी नेट या फिर ओवरऑल सेल की रिएक्शन निकालोगे तो वो कौन सी रिएक्शन आएगी? रिडॉक्स रिएक्शन आएगी। आप जरा ध्यान से सुनना, वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं। किसको एनोड कहते हैं बोल? वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। और वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बोल? कैथोड। ठीक है ना? तो देखो एनोड और कैथोड की आपको यही डेफिनेशन दी है। पढ़ते पहले पूरा क्या दिया उधर। द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशीज टू दी अदर। एक स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास जाएगा? दूसरे पास। तो रेडॉक्स रिएक्शन में यही तो होता है ना, एक केमिकल स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरे केमिकल स्पीशीज के पास चले जाता है कि नहीं? आगे देखो, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? देख, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, उसमें हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है बोल? रेडॉक्स रिएक्शन। आगे देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर मेड अप ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो अंदर कितनी रिएक्शन हो रही होगी? दो, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आगे देखेंगे, the oxidation half reaction occurs at one electrode and the reduction half reaction occurs at the other electrode। दो में से एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही होगी और दूसरे वाले पर रिडक्शन हाफ। अभी यही सब बताया ना आपको, ठीक है? आगे देखो, the net cell reaction is the sum of these half reaction। और जो नेट रिएक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? इन दोनों का सम, जो कि असल में कौन सी रिएक्शन रहेगी? एक रेडॉक्स रिएक्शन। आप देखो इलेक्ट्रोड के बारे में बता रहे हैं। तो इलेक्ट्रोड कौन होते हैं बताओ? यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रोड कौन होते हैं? ये दो मेटल के सरफेस होते हैं जो असल में सरफेस प्रोवाइड करते हैं अपने ऊपर, या तो ऑक्सीडेशन होने के लिए या तो रिडक्शन होने के लिए। तो देखो क्या डेफिनेशन दिया है, इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेसेस ऑन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। डेफिनेशन अंडरलाइन करो,
कितनी डेफिनेशन हो गई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं उसका डेफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है उसका डेफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रोड क्या होता है उसका डेफिनेशन हो गया। तो इलेक्ट्रोड वो मेटल के सरफेस होते हैं जो सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं किस चीज के लिए बोल, अपने ऊपर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन को होने के लिए, है कि नहीं। आगे देखो क्या बोला उसने, इलेक्ट्रॉन मे और मे नॉट, सॉरी, इलेक्ट्रोड मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। आपने जो इलेक्ट्रोड यूज किया है डिपेंड करता है, वो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, कॉपर का यूज करोगे तो वो खुद भी पार्टिसिपेट करने लगेगा, ग्रेफाइट का यूज करोगे तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आगे देख क्या बोला उसने, द इलेक्ट्रोड विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर इनर्ट इलेक्ट्रोड। ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया, इनर्ट इलेक्ट्रोड का। व्हाट इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बोलो, इनर्ट इलेक्ट्रोड। एकदम अच्छे से समझा। अब जैसा कि आपको पता है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और आपको ये भी पता चल गया एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है। और मैंने आपको बताया जिस पर ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड कहते हैं और जिस पर रिडक्शन होगा उसको कैथोड कहते हैं। तो ध्यान से देख क्या लिखा उधर, पहले आपको कैथोड की डेफिनेशन दिया, देख, इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस। करो अंडरलाइन, कैथोड का क्या डेफिनेशन दिया है, इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस। ये वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देख, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई ना कोई स्पीशीज होगी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, गेन करेगी। तो देख आगे वही लिखा है, at this electrode the species undergoing reduction gains electron। क्या करती है बेटा, जो भी स्पीशीज यहाँ पर रहेगी वो क्या करेगी, बोल, गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड का डेफिनेशन अंडरलाइन के, ये वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन। अब जो लास्ट में गेन्स इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना उसको भी अंडरलाइन ताकि आपको याद रहे, कैथोड के ऊपर जो भी स्पीशीज रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, बोल, गेन करेगी, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, रिडक्शन। एनोड का क्या डेफिनेशन दिया देखो, इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ये वो इलेक्ट्रोड है जिस पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। ये एनोड का डेफिनेशन हो गया। अच्छा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एनोड के ऊपर जो भी केमिकल स्पीशीज रहेगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लॉस करेगी। देखा आगे, एट दिस इलेक्ट्रोड द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो लूजेस इलेक्ट्रॉन को अंडरलाइन करो। तो एनोड और कैथोड समझा एकदम अच्छे से। तो इधर ध्यान से देखो, आपने पढ़ लिया एनोड किसको कहते हैं, आपने पढ़ लिया कैथोड किसको कहते हैं, है कि नहीं। एनोड वो इलेक्ट्रोड है, एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब क्या रे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन मतलब क्या रे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग इसमें ना आगे चल के कंफ्यूज हो जाते हो कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था या कैथोड पर होता था, कैथोड पर रिडक्शन होता था या एनोड पर होता था। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, बस ये एक लाइन याद रखेंगे आप लोग, रेड कैट गेन्स इलेक्ट्रॉन। क्या याद रखोगे आप लोग, रेड कैट गेन्स इलेक्ट्रॉन। एक लाल कलर की बिल्ली है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, रेड कैट गेन्स इलेक्ट्रॉन। इससे पूरा फंडा क्लियर हो जाता है। देख, रेड फॉर रिडक्शन, कैट फॉर कैथोड, मतलब कैथोड पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो बचा है उल्टा वो अपने आप आपको मिल जाएगा। रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन, कैथोड का उल्टा एनोड, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का उल्टा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। तो ये एक लाइन आप याद रखोगे ना, तो इन दोनों को याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी कभी, ठीक है। तो ये दोनों को याद रखने के लिए, ताकि आप भूलो नहीं किधर पे क्या होता है, उसके लिए ये ट्रिक है, ठीक है। रेड कैट गेन्स इलेक्ट्रॉन, रेड फॉर रिडक्शन, कैट फॉर कैथोड, गेन इलेक्ट्रॉन मतलब गेन इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पर रिडक्शन होता है और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका उल्टा कर दो, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रोड का टाइप हो गया। उसके बाद क्या दिया, देख, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, कितने टाइप के होते हैं, दो ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करेंगे और अपने को मिलेगा क्या, केमिकल एनर्जी। और गैल्वेनिक सेल किसको बोलते हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन होगी, हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। अच्छा, एक बात और, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग सप्लाई क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब जाके क्या हो रही है, केमिकल एनर्जी। यानी जब तक आप करंट नहीं दोगे तब तक केमिकल रिएक्शन होगी क्या, नहीं। जब तक आप करंट नहीं दे रहे तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। यानी अपने को करंट देना पड़ रहा है ना बाहर से,
यानी ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसको करवा के लेने के लिए बाहर से एनर्जी लग रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। याद है, वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाए, बाहर से कोई एनर्जी ना लगे, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस। और ऐसी रिएक्शन जिसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक आप क्या नहीं सप्लाई करते? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप बाहर से एनर्जी दोगे तभी रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। तो कौन सी रिएक्शन हुई? नॉन स्पॉन्टेनियस। पर गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है बता? केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद हो रही है और अपने को बना के दे रही क्या रे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी है? स्पॉन्टेनियस। तो ये भी याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, अपने को एनर्जी देनी पड़ती है। और गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद रिएक्शन होगी और अपने को क्या बना के देगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो जरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल का क्या डेफिनेशन दिया आपको। अच्छा एक बात और, हाँ, इन दोनों सेल की बनावट कैसी रहेगी? एक बीकर रहेगा, बीकर में 2 इलेक्ट्रोड रहेंगे, कौन से? एनोड और कैथोड। एनोड पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। बस एक चीज का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में एनोड और कैथोड कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ये उल्टा है। कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ये उल्टा है। अगर आप गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल लो, किसकी एग्जांपल लो बेटा? गैल्वेनिक सेल की। तो इसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा रहता है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा अच्छे से? ऐसा क्यों सर? तभी जब आगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल्स को पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझेगा, ठीक है ना? तो जरा ध्यान से देखो डेफिनेशन क्या दिया आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। Electrolytic cell. In this type of cell, a non-spontaneous reaction known as electrolysis is forced to occur by passing direct current from an external source into the solution. बाहर के सोर्स से करंट को पास करा के सोल्यूशन के अंदर हम लोग एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराते। क्या कराते बोल? बताया था ना, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराते। क्या कहलाती है रिएक्शन? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहलाती है रिएक्शन बोल? इलेक्ट्रोलिसिस। तो ऐसा सेल क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये डेफिनेशन होगी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। या शॉर्ट में आप कैसा लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन? देख शॉर्ट में भी दी हुई है इसकी डेफिनेशन, इन सच सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल। ये शॉर्ट डेफिनेशन होगी। इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और एक तीसरी इंफॉर्मेशन भी दी हुई जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, क्या? द एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है? तो इधर ध्यान से देख, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप के है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप के। पहला क्या है बेटा? बोलो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरा क्या है बोल? गैल्वेनिक या फिर वोल्टिक सेल, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हमने क्या याद रखा? सबसे पहले तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है बोल? या फिर सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन याद रखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है बोल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी में। फिर दूसरी बात, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है बोल? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है ना? और यहाँ पर एनोड कैसा रहेगा? हमेशा पॉजिटिव, और कैथोड कैसा रहेगा बोल? नेगेटिव। इन सब का उल्टा कर दोगे गैल्वेनिक सेल बन जाएगा। गैल्वेनिक सेल में कौन सी एनर्जी किस में बदल रही होगी? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक सेल में कैसी रिएक्शन होगी? स्पॉन्टेनियस। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। पढ़ो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। इन गैल्वेनिक या फिर वोल्टेक सेल अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी जो हमको क्या बना के देगी बोल? इलेक्ट्रिसिटी बना के देगी। इलेक्ट्रिसिटी बना करके देगी, ठीक है ना? आगे देख और क्या दिया हुआ है, इन दीज सेल्स केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और लास्ट वन देखेंगे सब लोग, द एनोड ऑफ गैल्वेनिक सेल इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव। वही 3 बातें लिखी हुई है, तो यहाँ पर लिख देते गैल्वेनिक सेल में। सबसे पहला यहाँ पर कौन सी एनर्जी किसमें बदलेगी बोलो? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगी। एकदम सिंपल है, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है अपने को, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, हमको उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, ठीक है ना? यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है बोल? स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना? और यहाँ पर एनोड कैसा होता है बेटा?
एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी बच्चों को, किधर कौन पॉजिटिव रहेगा किधर कौन नेगेटिव रहेगा। तो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, गैल्वेनिक सेल का नाम ही याद रखो, गैल्वेनिक सेल। तो जरा ध्यान से देखो, गैल्वेनिक सेल में दो वर्ड एक साथ आ रहे, देख रहे हो, ए और एन एक साथ आ रहा है ना। तो ए फॉर एनोड, ए फॉर एनोड, एन फॉर नेगेटिव। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा रहेगा, नेगेटिव। एनोड नेगेटिव तो कैथोड कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इसका उल्टा कर दो क्या बन जाएगा, वोल्टेज सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ आ रहा है, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है। तो अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको इसमें भी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ आ रहा है, एक ये ट्रिक आपको याद रखनी है और एक ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ताकि बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाओ किधर पे क्या होता है। समझा अच्छे से। अब इधर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। कई सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 1, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इन गैल्वेनिक सेल chemical energy is converted into electric energy. In electrolytic cell, the reaction taking place is a non-spontaneous reaction. In galvanic cell, the reaction taking place is a spontaneous reaction. In electrolytic cell, anode is always positive and cathode is negative. In galvanic cell, anode is negative and cathode is positive. समझ में अच्छे से। In electrolytic cell, only one container is used for the solution. In galvanic cell, 2 containers are used for the solution. ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, लिख लेंगे। तो आपको नेक्स्ट पेज पे देखो क्वेश्चन भी दिया है शायद, पेज नंबर 98 पे टॉप पर, यूज योर ब्रेन पावर, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। मिला? तो आपका होमवर्क है, आप लोग घर से लिख के लाएंगे उसको। पॉइंट्स मैंने बता दिया, आपको खाली जाके लिख लेना है, जगह छोड़ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी का, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। तो आई होप आप सबको एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैथोड किसको कहते हैं, एनोड किसको कहते हैं, क्या चीज़ कैसे याद रखनी है, सब एकदम अच्छे से समझ में आया बेटा। अभी क्या करना है अपने को, मालूम, चैप्टर में पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ना है और फिर गैल्वेनिक सेल को पढ़ना है, इन्हीं दोनों सेल को पढ़ना है। तो देखो उसी पेज पर, पेज नंबर 98 पर सबसे पहली हेडिंग आपको क्या दिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की आपको खाली 2 एग्जाम्पल दिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl, बस ये 2 एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप आगे आओगे पेज नंबर 102 पर, तो आपको नेक्स्ट हेडिंग मिलेगी गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल, और वहाँ से एंड तक पूरा गैल्वेनिक सेल को समझाया। गैल्वेनिक सेल में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल में आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल है डेली लाइफ में यूज होने वाली, निकल कैडमियम बैटरी, मर्क्यूरी बैटरी, ड्राई सेल या उसको लेंकुलर सेल भी कहते हैं, ठीक है ना, लेड एसीटेट बैटरी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, बहुत सारी एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है उसमें गैल्वेनिक सेल की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको खाली 2 ही एग्जाम्पल याद रखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बाहर से सप्लाई करेंगे, जिसके से अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। यहाँ पर एनोड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कैथोड हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है ना, सही है ना। तो वही सब आपको देखो इंट्रोडक्शन में दिया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर, इसमें कंटेनर रहेगा इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस, जिसमें हम लोग किसका सोल्यूशन डालेंगे, देख किसका सोल्यूशन डालेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन डालेंगे। आगे बढ़ो, 2 इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड को डाल के रखेंगे और इन दोनों को वायर्स के जरिए किससे कनेक्ट करेंगे, डीसी बैटरी से, करंट के सोर्स से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि करंट हमको सप्लाई करना है ना इधर, ठीक है। आगे बढ़ो, एट एनोड, एनोड कैसा रहेगा यहाँ पर देख, पॉजिटिव, तो आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है देख, प्लस। एट एनोड पॉजिटिव, अ स्पीशीज ऑक्सीडाइज विद द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। These electrons are pulled from anode and pushed to the cathode through an external circuit. तो एनोड पर, एनोड पॉजिटिव है और एनोड पर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है बताओ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी ना किसी में से इलेक्ट्रॉन निकला है और इस निकले हुए इलेक्ट्रॉन को बैटरी पुल करेगी, पुश करेगी, अपनी तरफ खींचेगी और दूसरे वाले इलेक्ट्रोड को देगी, और दूसरा वाला इलेक्ट्रोड कौन है, कैथोड, जहां पर क्या होने वाला है, रिडक्शन। और वहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन गया है इसको कोई ना कोई स्पीशीज क्या करेगी, गेन करेगी। अभी जब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है ना। आगे देखो, push to cathode through an external circuit, the electrons are supplied to the species at cathode which are reduced. तो पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इन जनरल होता क्या है, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन में दिया है।
अब मेन अपना ये है इसके बाद का टॉपिक, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, और फिर नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना? तो इसको लिखो, फिर वो दोनों एक साथ में कराता हूँ मैं, राइट इट डाउन।